So hi everyone, this is Saurabh Thakur and today we will talk about Antonio Francesco Gramsci. This person was a Marxist, an Italian Marxist, ठीक है, and he is known as neo-Marxist. एक मार्क्सिज्म है, एक न्यू मार्क्सिज्म है. तो इटली में जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिज्म की. बात ये करेगा, मार्क्सिज्म को ये फैलाएगा. एंड ही वाज अ फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन एज वेल एज. ये बहुत ही एक बड़ा नाम है मार्क्सिज्म में, ठीक है, इटालियन मार्क्सिज्म में खासकर. एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, ठीक है जी, और उसका एक बड़ा लीडर भी रहा था. एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय दी बेनिटो मुसोलिनी, कोई एक फासिस्ट रिजीम जो थी, जो कि इसका ये हिटलर का साथी था ये. तो उसने इसे इम्प्रिजन भी किया, इसे कैद में रहना पड़ा. लगभग 10-11 साल तक ये कैद में रहा. उस कैद में इसने एक बुक लिखी, प्रिजन नोटबुक्स, जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिजन नोटबुक्स. तो ये दिस वाज अ सीरीज ऑफ एसेस, प्रिजन नोटबुक्स सीरीज थी. एसेस की कब लिखी थी? 1929 टू 1935 एंड इट वाज पब्लिश इन 1947, ठीक है जी. लेटर्स फ्रॉम प्रिजन इस नाम से ही पब्लिश हुई 1947 में. एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इन 1970s इन इंग्लिश, ठीक है जी. तो प्रिजन नोटबुक्स जो है, इसमें बहुत सारी चीजों की बात की इसने, जैसे मार्क्सिज्म की बात की इसने फासिज्म की बात की, इसने फोर्डिज्म की बात की, इसने नेशनलिज्म की बात की, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, इसने रिलीजन की बात की, इसने फोकलोर की बात की. बहुत कुछ इसने लिखा, हिस्ट्री के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा. 10-11 साल जितना टाइम भी ये प्रिजन में रहा, इसने बहुत कुछ लिखा. और ये सारे जो इसके आइडियाज थे जब ये पब्लिश हुए, तो तब जाकर ये सारी चीजें सामने आई. और आज ये एक बहुत बड़ा नाम है मार्क्सिज्म में, ठीक है. न्यू मार्क्सिज्म इसे कहते हैं, की फिगर था ये, ठीक है जी. तो प्रिजन नोटबुक्स जो इसने लिखा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है. एक इसका और वर्क है, द सदर्न क्वेश्चन, द सदर्न क्वेश्चन, ये आपने याद रख लेना है. फिलहाल हम प्रिजन नोटबुक्स को लेकर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. इसके जो बाकी वर्क्स है उनके खास कुछ इतना बड़ा नाम नहीं है वर्क्स का, आप देख सकते हो एक बार. पर प्रिजन ऐसे ही इससे रिलेटेड कुछ वर्क्स है, ऐसे ही कुछ इतना बड़ा नाम नहीं है कि जिसे हम कह सके कि हाँ दिस वर्क यू शुड रिमेंबर. तो फिलहाल आप ये लेकर चलो. आज हम इसके कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे, ठीक है. चलो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चरल हेजेमनी की. अभी हेजेमनी क्या चीज है? हेजेमनी होता है सिंपली, ये हेजेमनी का मतलब है कि एक सोशल ग्रुप जब किसी दूसरे ग्रुप पर रूल करता है, ठीक है, वो रूल जो है वो कंसेंट से होता है. तो जो कल्चरल हेजेमनी की यह बात करता है, मैंने आपको पहले भी बताया मार्क्सिज्म वाली वीडियो में, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन मार्क्सिज्म, ठीक है. तो अब मैं राइटर्स की पर्टिकुलरली बात करूंगा, इंडिविजुअली सभी की बात करूंगा. तो ये क्या बात कहता है कि जो कल्चरल हेजेमनी है, जो ये बोर्जुआजी लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, तो ये जो कल्चरल को एक मोहरा बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं रूल करने का, ठीक है. एक सोसाइटी में रूल करने का एक जरिया बनाते हैं कौन लोग? जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो बोर्जुआजी जो लोग होते हैं, ठीक है. दे जस्ट मेक इट एज अ मीडियम टू रूल इन द सोसाइटी एंड दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंसेंट, ठीक है. कल्चरल हेजेमनी का सबसे जो एक बेसिक चीज है, पिलर जिस पे खड़ा होता है, वो है रूल बाय कंसेंट, ठीक है. अब ये कैसे करते हैं? ये आइडियोलॉजी के थ्रू भी करते हैं, ठीक है. आइडियोलॉजी एंड कल्चर. अब देखो, सिंपल सी बात है, ये कल्चर को एक ऐसा बना देंगे. आज मैं आज का एग्जांपल लूं, जो हमारे इस टाइम बीजेपी पार्टी रूल कर रही है इंडिया में, तो वो लोग क्या करते हैं? वो हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं. देखो, इसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की साइड हूं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. आगे लुई ऑल्थुइजर जब बात करेगा आइडियोलॉजिकल एंड स्टेट अपैरेटस की, उसमें भी यही चीज आएगी. तो आइडियोलॉजी से ये कैसे रूल करते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को ये इतना अच्छा बना देंगे, लोगों के इमोशंस तक पहुंच जाएंगे, कि आपके लिए मंदिर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कि लोग खुद ही इन्हें अपना कंसेंट दे देते हैं. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपना कंसेंट दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप हम पर रूल करो. और हमें पता भी नहीं लगता कि ये लोग हम पर रूल कर रहे हैं, ठीक है. और हम कंसेंट से उनको फॉलो करते चले जाते हैं, ठीक है. तो उसी तरीके से ये उस कल्चर को, हिंदुइज्म अगर मैं बीजेपी की बात करूं, तो ये उस कल्चर को इतना हाई क्लास बना देंगे कि वो सारे लोगों का कल्चर बन जाएगा, ठीक है. वो एक इनका जो व्यू होगा, इनका जो एक अपना पर्सनल व्यू होगा, आइडियोलॉजी होगी, उसे एक वर्ल्ड व्यू बना दिया जाएगा, ठीक है. उसे ये लोग वर्ल्ड व्यू बना देंगे. तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, जैसे कि आजकल लोग कहते भी है कि जो सरकार है, ये जो अंबानी अडानी उनकी सरकार है, तो वो लोग कौन है? वो कैपिटलिस्ट है,
ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट है वही लोग हैं जो कल्चर को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, अपने व्यू, अपने आइडियोलॉजी, और जो एक रूलिंग क्लास होगी वो वैसे रूल करेगी एक छोटी क्लास पे या दूसरे सोशल ग्रुप पे, किसके थ्रू, आइडियोलॉजी के थ्रू, या फिर उनके कल्चर को, उनके इमोशंस के साथ खुद को अटैच करके, और बाद में उन पर रूल करेगी, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम पे रूल किया जा रहा है। यही तो इनका टैलेंट है, कल्चरल हेजेमनी का यही टैलेंट है कि आप रूल भी कर रहे हो किसी पर, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि आप रूल कर रहे हो, ठीक है। तो यही इसका मेन मकसद होता है। तो ये कल्चरल हेजेमनी की मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है। कल्चरल हेजेमनी बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है एंटोनियो ग्राम्शी का। वैसे तो हेजेमनी जो कंसेप्ट है बहुत ही ग्रीक टाइम से भी है, 19th सेंचुरी में, उससे पहले भी ये ग्रीस में भी हुआ था। तो कल्चरल हेजेमनी की पर्टिकुलरली ग्राम्शी बात करता है, फेमस इसी ने किया है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो अब ये दो चीजों की और बात करता है। ये क्या कहता है, एक सुपर स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया है, मार्क्सिज्म का जो सुपर स्ट्रक्चर है, मार्क्सिज्म की वीडियो में बताया। सुपर स्ट्रक्चर और बेस की मैंने बात की थी। सुपर स्ट्रक्चर होता है विच हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या आता है, आपका फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, लॉ है, वो सारी चीजें जो आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं है रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है इसके दो एलिमेंट्स है, ठीक है। वो क्या क्या है, एक है पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, और एक है सिविल सोसाइटी। ये दो सोसाइटीज की ये बात करता है, ठीक है। अब ये सोसाइटीज क्या क्या है, सबसे पहले ये कहता है कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी में आ गया आपका पुलिस, आर्मी, या फिर लीगल सिस्टम, ठीक है जी। अब सिविल सोसाइटी में आगे बेचारे लोग, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, जो कि हमारी बहुत ही बेचारी बन चुकी है, बहुत ही दयनीय हालत है इस वक्त एजुकेशन की हमारे देश में। कोरोना की वजह से तो सारी गाज एजुकेशन पे ही गिर रही है ना, तो बहुत मुश्किल हो गया लोगों का जीना। सबसे पहले नंबर आता है एजुकेशन का। कुछ भी है, लॉकडाउन है, सब टूरिस्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सारी रैलीज हो रही है, लेकिन नहीं, एजुकेशन को बंद करो, ठीक है। तो एजुकेशन बेचारी इसमें आकी, और आपके इसमें फिलहाल आप ये लेके चलो फैमिली, एजुकेशन वगैरह वगैरह, जो सिविल सोसाइटी में आता है, ठीक है। तो ये इन दो चीजों की बात करता है, एक पॉलिटिकल सोसाइटी और एक सिविल सोसाइटी। अब ये क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो फोर्सफुली रूल करती है, ठीक है जी, फोर्सफुली, ठीक है। तो अब जैसे पुलिस है वो भी फोर्सफुली, आर्मी, लीगल सिस्टम फोर्सफुली। अब जो लॉ है वो लॉ है, आप लॉ से बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आर्मी भी, पुलिस भी, ये सारी चीजें हैं जो फोर्सफुली एक ऐसा एक डायरेक्ट रूल करती है, डायरेक्ट। और सिविल सोसाइटी जो है इसका एक इनडायरेक्ट रूल होता है। ये है वो हेजमनी वाला रूल, मतलब कि इनडायरेक्ट रूल, आपके कंसेंट से रूल, आइडियोलॉजी से रूल, ठीक है। वायलेंस नहीं होगा इसमें, नो वायलेंस। इसमें वायलेंस हो सकता है, पुलिस, आर्मी, लीगल, सो देयर विल बी वायलेंस इन पॉलिटिकल सोसाइटी, बट देयर विल बी नो वायलेंस इन सिविल सोसाइटी, राइट। सिविल सोसाइटी विल रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, ठीक है, आइडियोलॉजी। तो उस चीज से ये उस चीज को मोल्ड करके रूल करेंगे। तो इन दो चीजों की इसने बात की है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट जो इसका है वो है आपका, इसने इंटेलेक्चुअल्स की बात की है, फॉर्मेशन ऑफ, ये वर्क है इसने लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है जी। ये शायद कोई ऐसे या फिर कोई ऐसा पीस है, कोई ऐसी फुल पब्लिश बुक नहीं है ना, तो ये नोटेड कॉमा में है, ये फॉर्मेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। अब इसमें इसने दो इंटेलेक्चुअल्स की बात की है, पहले मार्कर चेंज कर लूं। दो इंटेलेक्चुअल्स की इसने बात की है। सबसे पहले है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है जी। ऑर्गेनिक, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अब ये कहता है कि ये जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स है, ये लोग कौन है, इसमें आ जाते हैं आपके प्रीस्ट, क्लर्जी, ऐसे लोग जो कि ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं। एक पुरानी प्रथा है जो वहां से चले आ रहे हैं, तब से लेकर इनके पास पावर्स है, लेकिन इनका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में, इकोनॉमी में। इनका क्या है कि इनका बस चला आ रहा है वर्चस्व शुरू से ही। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स है, प्रीस्ट है, उसका बेटा होगा वो भी प्रीस्ट बन जाएगा, तो वो एक इंटेलेक्चुअल, वो उसको भी हम इंटेलेक्चुअल कह देंगे। लेकिन ये ऐसे इंटेलेक्चुअल्स है जिनका कोई फायदा नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि
ये सदियों से चले आए हैं, इनका इकोनॉमी में कोई बड़ा हाथ नहीं है। कैपिटलिज्म, इकोनॉमी, सोशल जो जितने भी फॉर्मेशन है उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो लोग हैं जो इमर्जिंग हैं, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ इमर्ज हो रहे हैं, हमारे और आपके जैसे लोग। जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं, एंटोनियो ग्राम्शी को पढ़ रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मार्क्सिज्म को पढ़ रहे हैं, इफ वी फॉलो दिस फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म, तो हम क्या करेंगे कि हमारा इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी क्लास के लिए, अपनी कास्ट के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, जहां से भी हम बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ करें, उनमें अवेयरनेस फैलाए हम, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये बात करता है कि जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है वो इमर्जिंग है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, वो अवेयर भी करते हैं अपनी क्लास कम्युनिटी को, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स है ये पहले से ही चले आ रहे हैं, जैसे प्रीस्ट, क्लर्जी वगैरह वगैरह, और इनका इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो सभी का होता है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का ज्यादा है। चलो जी, तो इसके कंसेप्ट्स तो फिलहाल इतने ही है, जो मेन है ना, जो कि आपको याद करने ही करने हैं, भूलने नहीं है बिल्कुल भी। कल्चरल हेजेमनी, पॉलिटिकल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, एंड ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है जी। अब देखो एक टेरी ईगल्टन है। टेरी ईगल्टन जो है इसने कुछ बात बोली है इसी के बारे में, वही जो मैं समझा चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। In Terry Eagleton's words, Gramsci normally uses the word hegemony to mean the ways in which a governing power wins consent to its rule from those it subjugates. वो सब्जुगेट करती है उन लोगों को, लेकिन उनका कंसेंट जीत लिया, उनका दिल जीत लेती है, बस किसी ना किसी बहाने दिल जीत लिया, फिर उन पर रूल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि अंग्रेज आए थे हमारे इंडिया में, सबसे पहले वो बिजनेस करने आए, धीरे धीरे कि हम तो ऐसे ही आए हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें फिलहाल इतना ही है। मैंने आपको 2 वर्क्स बता दिए, 3-4 आपको कंसेप्ट्स बता दिए मैंने, ठीक है। प्रिजन नोटबुक्स जो थी, ही रोट मोर देन 30 नोटबुक्स एंड 3000 जो इसने पेजेस लिखे हिस्ट्री के, एनालिसिस जो इसने लिखा, हिस्ट्री एंड एनालिसिस ड्यूरिंग हिज इंप्रिजनमेंट। और मैं आपको बात बता दूं, इसको जेल से बाहर इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि बहुत बीमार हो चुका था बेचारा, खून की इसको उल्टियां लगती थी, तरह तरह की इसको बीमारियां थी, इसका जीना हराम हो गया था, और ये दीवार पे सर मारता था, सर मार मार के मतलब पागल सा हो गया था, फिर इसको रिहा किया था इसी वजह से कि बहुत बीमार हो गया था बेचारा। तो देखो आज जिन लोगों का बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत टफ लाइफ जी है। तो इसीलिए कभी ये मत सोचना कि हम टफ लाइफ जी रहे हैं, हम दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं। देखो इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, पीपल विल स्टॉप यू, ठीक है, पीपल विल मॉक यू, बट नेवर स्टॉप। आप कुछ अगर अलग कर रहे हो तो आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा नाम होगा, आपके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको पढ़ेगी, है ना, आपका कंट्रीब्यूशन को जानेगी कि सोसाइटी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसे से लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल हुई, बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं, मैं रोमांटिक पोएट्स की बात करूं, जॉन कीट्स की बात करूं या किसी और की बात करूं, कॉलरेज है, नशेड़ी था एक नंबर का, क्या था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी उस वक्त। जॉन कीट्स को कोई नहीं पढ़ता था, ठीक है, इवन उनको रिडिक्यूल भी किया जाता था, कई मैगजीन्स थी जो उनके खिलाफ लिखती थी, ली हंट वगैरह वगैरह को जिन्होंने टारगेट किया। तो आज देखो जॉन कीट्स का कितना बड़ा नाम है। शेक्सपियर भूखा मरा है, भूखमरी से मरा है, बहुत बुरे हाल थे उन लोगों के। कई राइटर्स ऐसे जो जिनको भूखा मारा है सोसाइटी ने। तो आज की सोसाइटी भी ऐसी है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है, ठीक है, पैसे की दुनिया है, पॉलिटिशियंस जो है वो आपके इमोशन से खेलते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आप खुश होकर, इंडिया की जनता तो है ही भावुक, खुश होकर उन्हें वोट दे देते हो और बाद में कुछ नहीं बनता है, देश की हालत माड़ी हो जाती है, देश कई साल पीछे चला जाता है। बहुत कम ऐसे लीडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे, जो कि सेल्फलेसली काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। वो इमोशन धर्म जात की बात नहीं करते, वो सीधा ग्राउंड लेवल पर आकर बात करते हैं। देखो आज मैं आपको मार्क्सिज्म पढ़ा रहा हूं तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, जो कि फैक्टिसिटी की बात करते हैं, कैपिटल सोसाइटी के अगेंस्ट बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। लेफ्टिस्ट इन्हें कहते हैं, हर चीज का अपोज करना, जो भी गलत हो रही है, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है, वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी गलत कर रही है, इनका काम होता है उसे अपोज करना है, ठीक है। तो एक लेफ्ट व्यू हमेशा वहां होना चाहिए। जो बीजेपी पार्टी है वो राइट विंग पार्टी है, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स है, ठीक है। तो ये लोग ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ट्रेडिशन से हमें इतना फायदा नहीं होता है, थोड़ा सा अपना इंडिविजुअल टैलेंट भी होना चाहिए टीएस एलिट की तरह। लेकिन टीएस एलिट ये भी बोलता है कि इंडिविजुअल टैलेंट से कुछ नहीं होता, आपका ट्रेडिशन से भी कहीं ना कहीं आप जुड़े होने चाहिए। तो ट्रेडिशन भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ आप ट्रेडिशन को ही बना दो, रिलीजन को ही सब कुछ बना दो, ठीक है। तो कास्ट को ही सब कुछ बना दो,
तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को एंजॉय कीजिए, ये जो टाइम है, कोरोना की सेकंड वेव है, इससे लड़िए, पढ़िए जितना हो सकता है और सबको खुश रखिए, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। बाय।